धन्यवाद करता हूं कि आज आपने पशुपालन, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान में गौपालन रहता है, और उसी के साथ साथ में आयुर्वेद विभाग, देवस्थान विभाग, इन सभी विषयों पर हमें चर्चा करने का अवसर दिया है और मुझे भी बोलने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले तो गौ माता को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और मुझे अच्छा लगा कि सदन के अंदर बहुत से पक्ष विपक्ष के साथ माननीय विधायकों ने गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा और गौ माता के प्रति अपनी सेवा की भावनाओं को यहाँ पर रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में बहुत ही बड़ी संख्या में गौशालाएं हैं, और मुझे अच्छा लगा कि सभी माननीय विधायकों ने जो गौपालक हैं हमारे राजस्थान में, और जो एक बड़ी संख्या के रूप में गौपालन करते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारा देवासी रवारी समाज है, जो हजारों हजार की संख्या में गौपालन करता है, उनको भी राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान मिलनी चाहिए। इसका समर्थन सभी माननीय विधायकों ने किया है और माननीय मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान भी लिया होगा, और मुझे विश्वास है कि हमारी ये सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार, आने वाले समय पर इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था करेगी। मैं इस सदन के अंदर ये भी कहना चाहता हूँ कि गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है वो गौशालाओं के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं सदन के आज बीच में आप सभी विधायकों से, मंत्रीगणों से कहना चाहता हूँ कि गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है उसमें भी हमें चिंता करनी चाहिए, और गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है उसको बढ़ाने की तरफ भी हम सबको मिलकर कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि गौशालाओं को गौओं के लिए चारे की समस्या का सामना जो करना पड़ता है, उनको हाथ फैलाने पड़ते हैं, उनको ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और अपनी अपनी गौशालाओं को चलाने के लिए सरकार उनको जो अंशदान देगी उसके माध्यम से गौशालाओं की व्यवस्था और भी अच्छी आने वाले समय पर चले। अभी बहुत सी जगह समस्या गौशालाओं के अंदर की भूमि, जहाँ पर गौशाला संचालित है, वो भूमि कहीं ना कहीं गोचर भूमि है, स्वायत्त भूमि है, चारागाह भूमि है। हमें उस पर भी विचार करना चाहिए कि जो चारागाह भूमि है, गोचर भूमि है, उस पर अधिकार गायों का है, उस पर अधिकार गायों का है। उसमें नाम मोटेशन में भी गोचर भूमि लिखा है, चारागाह भूमि लिखा है। तो सरकार को ये विचार करना चाहिए कि वो भूमि नाम न कराएं, लेकिन उस भूमि का उपयोग गौचारे के लिए वो संबंधित गौशालाएं, उसके आसपास की गौशालाएं कर सके। ऐसी परमिशन, ऐसा आदेश सरकार को लाना चाहिए, जिसके माध्यम से गौशालाओं को चारे की व्यवस्था में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। उसी के साथ साथ में कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक थे, जिन्होंने कहा कि जो बाहर की नस्ल, हमारे देश के बाहर की नस्ल यहाँ पर आई, किसी देश का नाम मैं लेना नहीं चाहता, उसके कारण हमारे संस्कार खराब हुए हैं, हमारी बुद्धि खराब हुई है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माना तो सही कि जो कांग्रेस की गलतियाँ थी, उन गलतियों के कारण आज देश को ये भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने माना तो सही कि कांग्रेस की उन गायों के दूध से हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज साइंस जगत ने भी ये माना है, लेकिन उनको ये भी मानना पड़ेगा कि आज जो संस्कारों का अभाव हमारे को गांव गली के अंदर देखने को मिलता है, उसका एकमात्र कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति। कौन लाया है मैकाले की शिक्षा पद्धति? वो उस समय के देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने सत्ता के लालच के लिए देश के टुकड़े किए, उन लोगों ने मैकाले की शिक्षा की पद्धति को अपनाया, और जिसके कारण आज देश में इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। आज देश के अंदर वर्तमान समय में मोदी जी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाकर देश के इतिहास को, देश के उन वीरों को, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, उन सभी वीरों को सम्मान देने का काम किया है। और वो मैकाले की शिक्षा नीति, जिसके अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बाबर ने आकर देश में क्या किया, मोहम्मद गोरी ने आकर देश में क्या किया, और आने वाले समय पर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि झांसी की रानी ने देश में क्या किया है, और हमारे देश के अंदर छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया है, उनकी वीर गाथाओं को हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तभी देश में आकर आने वाले समय पर सुधार आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि आज आयुर्वेद विभाग पर भी बहुत बड़ी चर्चा हम सबको सदन में करने का अवसर मिला है। अभी कोरोना के समय पर हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ दौड़कर भागी, आयुर्वेद को अपनाने के लिए सब लोग आतुर हुए और आयुर्वेद को इस कोरोना कालखंड के अंदर बहुत बड़ा अवसर मिला अपनी सेवाओं को, अपने स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधित सभी योजनाओं को, सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। लेकिन आज राजस्थान में जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर औषधालय हैं, मैं सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर आज औषधालयों के अंदर औषधि नहीं है। आज जो औषधालयों के अंदर हमारे जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो एलोपैथी दवाई नहीं लिख सकते, उनके पास कोई औषधि नहीं है। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि भरपूर मात्रा के अंदर, भरपूर मात्रा के रूप में उनको औषधियाँ प्रदान सरकार की ओर से की जाए, जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी जा सके। क्योंकि औषधि के माध्यम से जो आयुर्वेदिक पद्धति है, उसमें व्यक्ति को, मनुष्य को एक निरोगी काया मिलती है, उसमें मनुष्य का जीवन और भी सुरक्षित होता है। एलोपैथी में जाने के बाद में तो मनुष्य का जीवन इस चक्करजाल में फंस जाता है कि उससे कभी दवाइयाँ छूटती ही नहीं है। तो इस तौर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी मेरा विषय जिस प्रकार से हम सब ने रखा, देवस्थान विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान के अंदर लगभग 50,000 से अधिक मंदिर देवालय जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें से 390 मंदिर हमारे ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से संचालन देवस्थान विभाग करता है। मेरा देवस्थान विभाग से कहना है कि देवस्थान विभाग के जो अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से मंदिर आते हैं, उनमें पुजारियों को वेतनमान भी दिया जाता है। लेकिन जैसे पहले पूर्व विधायकों ने कहा कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं, उनका वेतनमान भी बढ़ाया जाए। उसी के साथ साथ माननीय सभापति जी, अभी 5 मिनट और, अभी प्रमुख मेरी बातें नहीं है, अधिक बोलिए सर। नहीं सर, मेरा तो समय वो ले गए ना। तो मैंने कहा, 1 मिनट, मैंने कहा कि उनको वेतनमान के साथ साथ जो व्यवस्था है उसमें भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं वो आज बहुत जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और उनकी एक समिति वहाँ पर उस लेवल पर बनानी चाहिए, ताकि वो समिति की देखरेख में उन मंदिरों का और भी विकास हो चुके। अभी बजट के अंदर हमारी सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 23 मंदिरों को इस सरकार ने आने वाले समय पर डेवलपमेंट करने का बजट दिया है। उसके माध्यम से भी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा आने वाले समय पर हमारे, जिस प्रकार से काशी के अंदर है, जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर है, जिस प्रकार से केदारनाथ के अंदर है, जिस प्रकार से महाकाल का है, ऐसे कॉरिडोरों का निर्माण भी आने वाले समय पर हमारे राजस्थान प्रदेश में होगा। माननीय सभापति जी, अभी विषय बाकी है थोड़ा सा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे अलवर के अंदर भी भरथरी बाबा का मंदिर है और साथ साथ के अंदर मोहन राम बाबा का भी मंदिर है। संख्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, 1 मिनट और, माननीय सभापति जी 1 मिनट और, तो उसके भी परिक्रमा मार्ग का विस्तार करना चाहिए, जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में। इनकी गहराइयों से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था